हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के डिमांड पे मैं F5 बीकॉम सेमेस्टर 2 का वीडियो लेके आया हूँ। कब से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैसेज में, आप कमेंट में भी लिख रहे हो। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं F5 बीकॉम सेम 2 अकाउंटेंसी 2 और चैप्टर नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं। जो हमारे अकाउंटेंसी है उसके अंदर 4 यूनिट है और 4 यूनिट के साथ साथ हमारे पास चैप्टर भी 4 ही है, मतलब कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 चैप्टर। ठीक है। नाउ अब इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट का वेटेज कितना होगा, क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है इसलिए इसका वेटेज हो जाएगा 25%। दैट मीन्स जो 25% है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो पूरा का पूरा इसका रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 17 मार्क्स का इसका वेटेज है। 25% की बात करें इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन होगा हमारा 14 मार्क्स का, मतलब एक बड़ा सम आएगा 14 मार्क्स के अंदर। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी और में 7 एंड 7 का एक क्वेश्चन रख दे, 2 क्वेश्चन रख दे आपको। सो ऐसा भी हो सकता है। देन आफ्टर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो हो गया एमसीक्यू, और वो 3 एमसीक्यू आने वाले हैं। सो टोटल हमारे पास 17 मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला है इन्वेस्टमेंट का। इज दैट क्लियर? नाउ सो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। सर व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अब देखो प्रैक्टिकली है ना, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ पता है, अब बार बार इसके बारे में डिस्कस करते हो, पर उसका जो रिटर्न है ना उसके बारे में हम बहुत कम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ पैसे पड़े, मान लो कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपीज पड़े। अब ये 5 लाख रुपीज है, उसका क्या करें? अलमारी में रख दे क्या? अगर अलमारी में रख दिया तो 5 लाख एक साल के बाद निकालोगे तो भी कितने ही हो गए? 5 लाख ही हो गए। कोई इंक्रीज नहीं होगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज अगर हम यूज करने लगे तो वो डिक्रीज हो सकता है, बट इंक्रीज नहीं होगा। सो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जाते हैं बैंक के पास और बैंक को बोलते हैं भाई मेरे पैसे संभाल के रखो आप लोग। और ये एक ऐसी चीज है और ये एक ऐसी जगह है कि जहां पे हम हमारी चीज संभालने के लिए दे रहे हैं और वो हमें उसको रिटर्न देंगे। बैंक बोलेगी भाई हम आपको रिटर्न देने वाले 7% पर एनम। आपने जो मुझे पैसे दिए उसका रिटर्न मैं आपको दूंगा 7%, वॉट एवर जो भी करंट रेट चल रहा होगा। अभी हम प्रेज्यूम करते हैं कि 7% दे रहा है, तो ये 5 लाख है, उसका एक साल के बाद मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? सो ₹35,000 मुझे मिलेंगे। तो देखो, अगर मैं बैंक के पास गया तो मेरे 5 लाख जो है वो 5 लाख नहीं रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? तो 5 लाख प्लस 35,000, दैट मीन्स 5 लाख 35,000 हो गया। इज इट क्लियर? नाउ ये तो हुई बैंक की बात, जिसमें हमारा सेविंग अकाउंट है या तो फिर और कोई फिक्स्ड एफडी करवाते हो, वट एवर कुछ करवाते हो, करंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये रहा हमारा बैंक का एग्जाम्पल। बट प्रैक्टिकली हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास 5 लाख रुपीज है तो क्यों मैं सिर्फ 7% ही अर्न करूं, क्यों ना इससे ज्यादा अर्न किया जाए? तो हम क्या करते हैं, किसी और जगह पे इसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सर कोई एग्जाम्पल दो कि जहां पे हम इन्वेस्ट कर सके। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटीज है जो सबसे ट्रस्टफुल है, कि जहां से 110% आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसका रेट है 14%। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब अगर मैं ये पैसे बैंक में ट्रांसफर करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 7%, और अगर यही पैसे मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए तो मुझे रिटर्न मिलेगा 14%। मतलब ये हो गया डबल, जो मुझे मिल रहा था 35,000 वही मुझे मिलेगा 70,000। इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। सर क्या हम बैंक में जो पैसे डाले उसको इन्वेस्ट बोल सकते हैं? ये डिपेंड है आपके ऊपर, आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलना चाहते हो या नहीं बोलना चाहते हो। बेसिकली हम बैंक में जो होते हैं ना उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। हाँ, सेविंग के ऊपर जो कुछ भी मिला वो हमारी अदर इनकम हो जाती है। सो प्रैक्टिकली हम इन्वेस्ट उसको ही बोलते हैं जो हमने कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दो, या तो फिर गोल्ड खरीद लो, या तो फिर सिल्वर खरीद लो। ऐसी किसी जगह पे आपने इन्वेस्ट किया तो उसको नॉर्मली इन्वेस्ट माना जाता है। शेयर्स भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकता है, या तो फिर कोई सिक्योरिटीज भी हो सकती है। प्रैक्टिकली इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम सिर्फ सिक्योरिटीज की ही बात करते हैं। शेयर्स एंड डिबेंचर्स की भी बात आने वाली है एक आध दो समय, बट ज्यादा से ज्यादा हम सिक्योरिटी सीखने वाले हैं। नाउ अब मान लो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, अब उसके बारे में समझते हैं। देखो, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो सबसे पहला फोकस हमारा रहता है इंटरेस्ट के ऊपर।
किसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा भाई? इंटरेस्ट के ऊपर, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। मैं अगर 1 लाख रुपीज किसी बंदे को दे रहा हूं तो मुझे आफ्टर 1 ईयर वो कितना रिटर्न देगा, तो इसके ऊपर ज्यादातर हमारा क्या रहता है? फोकस रहता है। सपोज मान लो मैं 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि मेरे 5 लाख जो मैंने आप लोगों को दिए हैं वो 1 साल के बाद या तो 5.5 हो जाए या तो फिर 6 लाख, कुछ भी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आ जाए। तो ये मेरा फर्स्ट थिंग होती है कि मुझे इंटरेस्ट मिले। अब देखो इंटरेस्ट तो मिलना है ही है, पर वो कब मिलेगा? तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में 2 बार इंटरेस्ट दिया गया होगा कि आपको इंटरेस्ट 2 बार मिल सकता है। फिर क्वेश्चन में 4 बार बोला है तो 4 बार भी मिल सकता है, और 1 टाइम बोला है तो ईयरली भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। बट बेसिकली हमारे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो 2 टाइम्स होगा। याद रखना, इंटरेस्ट कितने बार होगा? 2 टाइम्स होगा। सो जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो इंटरेस्ट की रेट दे के रखी है वो 2 डेट कौन सी है? 2 है, 3 है, 4 है, वट एवर, पर अभी हम 2 को लेते हैं, ठीक है। नाउ तो वो पहले मुझे ढूंढना है। सपोज मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से, और ये कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2020 को ये खत्म हुआ। अब अगर इसकी बात करें कि इसमें 2 बार इंटरेस्ट मिलना है तो वो 2 बार इंटरेस्ट देगा विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन होगा। तो ओके, तो ये हमारा टाइम पीरियड है 1/4/2019 से 31 मार्च 2020। तो इन पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें कौन से 2 बार, कौन सी 2 डेट को हमें इंटरेस्ट मिल सकता है? तो ये बात करें तो यहां से 6 मंथ आप काउंट कर लो, तो 6 मंथ कब हो गए? देखो सिंपल है, 4th मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। दैट मींस 30th सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये फर्स्ट 6 मंथ हो गए। नाउ सेकंड 6 मंथ कब कंप्लीट हो गए? सीधी सी बात है, 10, 11, 12 एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दैट मींस सेकंड 6 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए 31 मार्च 2020। मतलब मुझे जो 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है उसमें से एक इंटरेस्ट कब मिलेगा मुझे? तो 30 सितंबर को मिलेगा। सेकंड इंटरेस्ट कब मिलेगा मुझे? 31 मार्च 2020 को मिलेगा। नाउ ये 2 चीज तो हो गई। नाउ अब मान लो कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1/1/2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक। समझ में आया? फिर से एक बार, मतलब ये कैलेंडर ईयर हुआ। अगर फिनेंशियल ईयर है तो मुझे अगर 6 मंथ की बात करूं तो 30 सितंबर और 31 मार्च, ये 2 डेट देखनी है। और अगर बात करें हम कैलेंडर ईयर की तो उस टाइम पे 1/1 से लेकर 31 दिसंबर तक की बात होगी। सो अगर 1/1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से 6 मंथ आपके कौन से होने वाले हैं? तो सिंपल है भाई, 30 जून 2019। और सेकेंड 6 मंथ कौन से होने वाले हैं? तो वो होगा 31 दिसंबर 2019। आई होप क्लियर हो गया। मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? जब भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट का डेट है वो लिख लो, क्वेश्चन जो हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है उसमें ऊपर कि भाई ये हमारा डेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर ही पूरा सम रहेगा। और अगर इंटरेस्ट की डेट समझ में नहीं आई, अगर इंटरेस्ट फाइंड करना नहीं आया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपकी गलत हो सकती है। ओके नाउ, अब इसके अलावा और क्या चीजें ध्यान में रखनी है? अब देखो इन्वेस्टमेंट है ना, हम सिर्फ यही नहीं देखते कि हमें इंटरेस्ट मिल जाए और इंटरेस्ट से अर्निंग कर ले। सिर्फ एक ही चीज इनकम का इनकम का सोर्स यही नहीं है कि हमें इंटरेस्ट ही मिले। अब देखो सीधी सी बात है, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता हूँ 5 लाख का, मतलब मैंने 5 लाख की सिक्योरिटीज परचेज की। क्या किया मैंने? परचेज किया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट तो मुझे 14% मिलने वाला है, मगर इसका मतलब कि अगर मैं 1 साल तक यही सिक्योरिटीज को अपने पास ही होल्ड करके रखूंगा तो मुझे 70,000 पर ईयर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ बट मान लो कि इसी सिक्योरिटीज को मैं बीच में कभी सेल कर रहा हूँ कि कुछ ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं सपोज 5 लेके उसको 5,50,000 में सेल कर रहा हूँ, तो 50,000 ज्यादा मिले। यस और नो? यही करते हैं ना हम रियल एस्टेट में। क्या करते हैं, कोई एक हाउस है उसको परचेस कर लिया, सपोज मान लो 20 लाख में परचेस कर लिया, उसके रेट इंक्रीज हो गए तो बेच दिया, हो गया हमारा प्रॉफिट, जो डिफरेंस रहा वही। तो वही चीज इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं। बट
ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी कभी कि हर बार आप लोग प्रॉफिट अर्न करके ही इन्वेस्टमेंट को सेल करो। कभी कभी आपको पैसे की जरूरत है, आपके फाइल का आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो अब पैसे कहाँ से निकाले, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो उस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे ज्यादा पैसे मिले तो ही मैं सेल करूं। अगर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी है तो कभी मुझे लॉस भी करना पड़ सकता है, मैं इस 4,50,000 में भी सेल करूंगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ये मुझे नहीं सोचना है, ना तो आपको सोचना है, ये तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में ही दे देगा कि कितने में सेल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? बट जो डेट को सेल कर रहे हो और जिस डेट को परचेस कर रहे हो वो डेट बहुत ही मायने रखने वाली है, क्योंकि उस डेट के साथ हमें कंपेयर करना है हमारी जो इंटरेस्ट की डेट है वो, और फाइंड आउट करना हमें इंटरेस्ट। फिर से एक बार, फर्स्ट चीज हमें क्या याद रखना है कि डेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है। सेकेंड चीज हमें क्या देखना है कि परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, नाउ थर्ड थिंग हमें ये याद रखनी है कि जो परचेज एंड सेल हो रहा है वो कैसे हो रहा है। सर कैसे हो रहा है मतलब, अब देखो समझो, मान लो कि मैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करने गया। अब मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाऊंगा, मैं मोदी जी को डायरेक्टली नहीं बोलूंगा मुझे ये 9% या 14% की सिक्योरिटीज परचेस करनी है तो प्लीज दे दो ना। ये मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे परचेस करना है, आपके पास वो सिक्योरिटीज है, तो मैं आपके पास आऊंगा और बोलूंगा क्या आपके पास वो 14% वाली सिक्योरिटीज है। आप बोलोगे यस सर है, क्या करना है बोलो। मैं बोलूंगा मुझे परचेस करना है। आप बोलोगे ठीक है सर मैं सेल करना चाहता हूं। सपोज मान लो कि मैं आप लोगों के पास से 1 लाख की सिक्योरिटीज परचेस करने आया। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज मैं आपके पास 1 लाख की सिक्योरिटी परचेस करने आया। अब मैंने बोला, अब देखो डेट भी मेंशन कर देता हूं मैं कब आया। मैं आपके पास आया 30th अप्रैल को आया मैं। फिर से एक बार, हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1/4 से लेके 31 मार्च तक। इज दैट क्लियर? अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ और 1 महीना कंप्लीट हुआ और मैं आप लोगों के पास आ गया कि भाई मुझे सिक्योरिटीज परचेस करनी है। कब आया मैं? 30th अप्रैल को मैं आपके पास आया। अब देखो आप बोल रहे हो कि सर मैं आपको 1 लाख की सिक्योरिटीज सेल करना चाहता हूं। तो मैंने पूछा कितने में सेल करोगे। आपने बोला कि सर ये सिक्योरिटीज हम आपको 1,10,000 में सेल करेंगे। मैं बोला भाई 1 लाख की जो चीज है वो आप मुझे 1,10,000 में देना चाहते हो क्या यार, अपने सर के साथ ही ऐसा। तो उसे बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा ना वो इंटरेस्ट अब आपको मुझे नहीं देना होगा। अब देखो क्या होता है, इंटरेस्ट कंपनी कब देने वाली है? 30th सितंबर को देने वाली है और दूसरा 31 मार्च को देने वाली है, 2 बार इंटरेस्ट देने वाली है। इज इट क्लियर? नाउ फिर से एक बार, 1/4 से है, 30th सितंबर को मिलेगा, 31 मार्च को मिलेगा, ये 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। पर ये इंटरेस्ट उसको ही मिलेगा जिसके पास ये सिक्योरिटी होगी। डन? मतलब कि 30th अप्रैल की बात करें तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 मार्च को मिला होगा। मार्च को इंटरेस्ट मिला, 1 महीना गया और मैं आया, बोला इंटरेस्ट मुझे इन्वेस्टमेंट परचेस करनी है। आप बोलो कि हाँ सर मुझे सेल करना है। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट सेल करने वाले हैं उसके अंदर 1 महीने का इंटरेस्ट तो आपका है ही ना, यस और नो? ओके, तो 1 महीने का इंटरेस्ट भी इसके साथ इंक्लूड है। इसका मतलब सर 10,000 पूरा प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है और जो आपको मुझे रिटर्न करना है वो भी इंक्लूडेड है। मतलब अब आपको मुझे कोई इंटरेस्ट रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फिर से एक बार, मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ। अब देखो मुझे अब इंटरेस्ट कब मिलने वाला है? 30th सितंबर 19 को इंटरेस्ट मिलने वाला है। इज इट क्लियर? अब 30th सितंबर को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो मुझे कितना मिलेगा? पूरे 6 मंथ का मिलेगा। बट आप सिंपली प्रैक्टिकली सोचो, 30th अप्रैल को अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहा हूं तो मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? तो 5, 6, 7, 8 एंड 9, मतलब ओनली 5 मंथ का ही मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट मुझे तो मिलेगा पूरे 6 मंथ का। तो 1 महीने का मेरा नहीं है, वो तो मैं जिसके पास से परचेस कर रहा हूं मतलब आपका ही है। तो इसीलिए इस चीज को तो मुझे रिटर्न करना ही था कभी ना कभी। तो ये जब भी हम इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं या परचेस करते हैं उसी टाइम पे ही ये देखा जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर इंटरेस्ट भी आ गया। तो जब ऐसा कुछ होता है कि इंटरेस्ट के साथ है तो इसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट। याद रखना, इसको क्या बोलेंगे हम? कम इंटरेस्ट बोलेंगे। दैट मीन्स इंटरेस्ट के साथ ही हमने ये परचेज किया है। तो ये परचेज प्राइस कैसी है? कम इंटरेस्ट। तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ अब सेकंड चीज सीखते हैं।
अब मानो कि ऐसा हुआ कि मैं आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट परचेस करने आया, मैंने बोला मुझे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेस करना है, बोला आप लोगों ने बोला ठीक है सर आपको मैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट सेल करूंगा। मैंने बोला कितने में सेल करोगे, उसने बोला 98,000 में। चलो अच्छा है, थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 98,000 में मुझे इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। बट आप लोग ऐसा बोलते हो सर ये सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूं, जो 1 महीने का इंटरेस्ट है तो आपको मुझे अलग से देना पड़ेगा। फिर से एक बार क्या हुआ, ये 1 लाख है, उसका 14% कितना होगा 14,000, वो भी 1 महीने का, सो इंटू 1/12 करने का, जो भी इंटरेस्ट आया, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट मुझे अलग से देना पड़ेगा। मतलब 98,000 प्लस इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? फिर से एक बार, यहाँ पे जो 1 लाख 10,000 था वो क्या था, विथ इंटरेस्ट, और ये जो 98,000 है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इंटरेस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा, दैट मीन्स प्लस इंटरेस्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट। फिर से एक बार, कम इंटरेस्ट का मतलब कि जो प्राइस डिसाइड हुई है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब जो प्राइस डिसाइड हुई है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इंटरेस्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परचेज प्राइस। इज इट क्लियर? आई होप सो क्लियर। नाउ वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट इज ब्रोकरेज। अब देखो, जब हम ब्रोकरेज की बात करते हैं तो जब भी हम परचेस करते हैं या तो सेल करते हैं उस टाइम पे ब्रोकरेज लगता, वो तो पक्की बात है। सिंपल सा फंडा है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है, जैसे कि शेयर खान है, एंजल ब्रोकिंग है। इन सब लोगों का काम क्या है, वो आपका जो अमाउंट है वो किसी कंपनी में जिसमें आप सजेस्ट करोगे उसमें वो इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बदले में कुछ चार्ज लेंगे, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। तो ये तो हमें पक्का पे करना ही है अगर क्वेश्चन में दिया है तो, अदरवाइज हमें उसको फोकस नहीं करना। बट ब्रोकरेज किसके ऊपर लगेगा, तो ऑलवेज याद रखो जो आपका परचेज या परचेज प्राइस और सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर ही होगा। किसके ऊपर होगा, परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के ऊपर ही होगा। बट अगर क्वेश्चन के अंदर बोला कि जो आपको ब्रोकरेज है वो अप्लाई करना है फेस वैल्यू के ऊपर, किसके ऊपर अप्लाई करना है, फेस वैल्यू के ऊपर, तो ये इसी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन में बोला हो तो ही, अदरवाइज ये चीज को आपको फोकस करना है। इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर। फिर से एक बार, कितनी चीजें सीखी, तो पहले जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 6 मंथ का अगर टाइम ड्यूरेशन इंटरेस्ट के लिए, तो ये 2 डेट है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें पहले देखना है कि डेट क्या है इंटरेस्ट की, वो देखो। उसके बाद हमें देखना है कि भाई जब हम परचेस कर रहे हैं उस टाइम पे डेट क्या है, वो डेट को फोकस कर लो ताकि हमें इंटरेस्ट काउंट करने में थोड़ा इजी हो जाए। उसके बाद जब हम परचेस कर रहे हैं वो परचेज या सेल क्यूमुलेटिव है, मतलब कम इंटरेस्ट है या तो फिर एक्स इंटरेस्ट है, उसको देख लो। देन आफ्टर ये देखो कि जो हमारा ब्रोकरेज है वो कैसे, फेस वैल्यू के ऊपर है या सेलिंग या परचेस प्राइस के ऊपर, ये चेक कर लो। नाउ इसके अलावा और भी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो जो हमारा फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमारे पास एक होना चाहिए डेट, वो देख लिया। सेकंड हमारा पर्टिकुलर का कॉलम है, उसमें हम लिखेंगे जो परचेस किया होगा वो, जो सेल किया होगा वो। थर्ड हमारा फेस वैल्यू, या फेस वैल्यू मतलब ये जो 1 लाख है ना वो फेस वैल्यू हो गया, जो उसका बेस प्राइस है वो फेस वैल्यू, उसके बारे में ज्यादा समझाएंगे नहीं हम, आपको पता है आप लोगों को। सेकंड कॉलम बनाएंगे हम इंटरेस्ट का कॉलम, जो आपको पता है इंटरेस्ट जो भी आपको मिलने वाला है या तो फिर आपको पे करना है, वो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। एंड थर्ड कॉलम होगा नॉमिनल वैल्यू, सॉरी कैपिटल वैल्यू का। इज दैट क्लियर? सो ये 3 कॉलम बनेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करेंगे तब तो हम देखने ही वाले हैं। ये रहा हमारा डेबिट, ये रहा हमारा क्रेडिट। डेबिट में एक होगा हमारा डेट का कॉलम, फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, डेट का। फिर ये रहा हमारा पर्टिकुलर का कॉलम, फिर उसके बाद 3 कॉलम हो गया अमाउंट के लिए। फर्स्ट कॉलम जो होगा वो कॉलम होगा फेस वैल्यू का, सेकेंड कॉलम में वो कॉलम होगा इंटरेस्ट का, एंड थर्ड कॉलम है वो होगा कैपिटल वैल्यू का कॉलम। जो डेबिट साइड है वैसे के वैसे ही कॉलम 1 2 3 4 5, वही 5 कॉलम क्रेडिट साइड आपको बनाने हैं।
क्या डेबिट साइड लिखना है और क्या क्रेडिट साइड लिखना है, बहुत सिंपल है। जो भी आप परचेस करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, अगर असेट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और अगर आपने सेल किया तो आपका इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, दैट मीन्स आपका असेट डिक्रीज होगा, तो उसको आपको कौन सी साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। दैट मीन्स अगर परचेस किया तो आंख बंद करके कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड, और अगर सेल किया तो आंख बंद करके कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। इसके अलावा और भी चीज आती है, वो क्या होता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है, 2 बार मिलेगा ना साल में, उसको सर कहां पे लिखेंगे, तो ये हो गई हमारी इनकम। और अगर कोई इनकम होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल, हमें उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। मतलब लिखना तो डेबिट या क्रेडिट साइड बैंक ही है, बट फर्क ये पड़ता है कि परचेज है तो डेबिट साइड, और सेल एंड इंटरेस्ट है तो कौन सी साइड लिखेंगे, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट का। फिर से एक बार, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि पैसे कमाना। इज दैट क्लियर? सो हमें बेसिकली इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट की डेट देखो जब भी सम सॉल्व करते हो। उसके बाद ये चीज देखो कि हम इन्वेस्टमेंट का परचेज एंड सेल करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, व्हाटएवर, उस साल में हम कितनी बार परचेज एंड सेल करते हैं, उस डेट को फोकस करो। उसके बाद ये देखो जब जब हमने परचेज किया है, जब जब हमने सेल किया है, उस टाइम पे परचेज और सेल क्यूमुलेटिव था या तो फिर एक्स इंटरेस्ट था, ये भी फोकस करना है। सर ये सारी चीजें कहाँ पे यूज होगी, जब हम प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना फ्रेंड्स, उस टाइम पे हम देख लेंगे। उसके बाद ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, जब हम परचेज एंड सेल करते हैं तो बीच में एक मीडिएटर पार्टी होती है जो हमारा ब्रोकर है, और वो चार्ज करेगा, उसको बोलेंगे हम ब्रोकरेज, वो भी देख लो। अगर कुछ नहीं बोला है तो परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस के ऊपर ही हम ब्रोकरेज अप्लाई करेंगे, और अगर ऐसा बोला है कि आपको ब्रोकरेज अप्लाई करना है फेस वैल्यू के ऊपर, तो हम फेस वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे। देन आफ्टर हमने छोटा सा फॉर्मेट भी बना लिया है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसा हमारा इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट है और कैसे हमें इसके सम सॉल्व करने हैं। इसकी अलग अलग मेथड्स भी है, वो सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसा चाहते हो कि ये वीडियो दूसरों को भी मिले तो उसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।